नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गुजरात में एक महिला की कोबरा पोस्ट और गुलेल.com इन दो खोजी वेबसाइटों ने पर्दाफाश किया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक महिला की जासूसी की है। ये मामला 2009 का है और अब प्रकाश में आया है। अगर ये दावे सही पाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि किस तरह से ये अवैध जासूसी की गई। मोदी की शासन क्षमता, तरीके और शैली के बारे में नैतिक मुद्दे कहीं न कहीं खड़े हो रहे हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जो कि आम नागरिकों की प्राइवेसी या निजता के अधिकार को लेकर है कि आखिर किस हद तक सरकार को यह अधिकार है। क्या वाकई सरकार को पूरी तरीके से क्या ये माना जाए कि किस हद तक सरकार सुरक्षा के नाम पर, या फिर जिस तरह से इस पूरी कहानी में आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस लड़की के पिता ने इस बात की दरख्वास्त की थी, क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि प्राइवेसी में दखल दिया गया है। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह पर एक महिला की जासूसी का आरोप लगा है। दो खोजी पत्रकारिता वेबसाइटों के मुताबिक अमित ने सत्ता और पुलिस का गलत प्रयोग करते हुए एक महिला की जासूसी कराई है। आरोपों से घिरे अमित शाह के बचाव के लिए बीजेपी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस ने आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करने की मांग कर दी है। इससे पहले बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया था, लेकिन इसी घटना के साथ कई बुनियादी सवाल उठ गए हैं। सुरक्षा के नाम पर सरकार किस हद तक किसी नागरिक की निजता में दखल दे सकती है? साथ ही क्या इस तरह की जासूसी के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ हैं राणा बनर्जी जो कि पूर्व विशेष सचिव हैं। इसके अलावा मेरे साथ आशीष खेतान हैं, संपादक हैं गुलेल.com के, जिन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। प्रदीप सौरभ संपादक हैं नेशनल दुनिया के, और साथ ही कमल मित्र चुनॉय हैं, प्रोफेसर JNU। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। कई बार जो है इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये अथॉरिटी, यानी कि जो एक तरह से कितना सही है ये इन्वेस्टिगेशन, खासकर 4 साल पहले की हुई इन्वेस्टिगेशन है, अब हमारे सामने आया है, चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं उद्देश्य पे भी सवाल उठ रहे हैं। हम लोगों ने 2 महीने मेहनत करी। 2 महीने पहले हम लोगों को ये टेप्स मिले। पूरी एडिटोरियल ड्यू डिलीजेंस के बाद हमने ये टेप्स और ये स्टोरी पब्लिक डोमेन में रखी। ये टेप्स GL सिंघल, जो गुजरात काडर के IPS ऑफिसर हैं, एक इनसाइडर, जिन्होंने खुद CBI के सामने माना है कि वो खुद इस पूरे गैर कानूनी सर्विलेंस और फोन स्नूपिंग में खुद इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये टेप्स CBI को अप्रैल और मई के महीने में इस साल दिए, और हमें ये टेप्स करीब 1.5 से 2 महीने पहले मिले। तो हमने अपनी ड्यू डिलीजेंस के बाद ये टेप्स पब्लिक डोमेन में ले आए हैं। ये टेप्स खुद एक इनसाइडर ने एक एक्सटर्नल एजेंसी को लाके दिए हैं। यहां पर किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने कोई ये टेप्स नहीं बनाए हैं, कोई फोन इंटरसेप्शन नहीं हुआ है जिसकी वजह से टेप्स आए, जैसे राडिया टेप्स में हुआ था कि CBDT ने फोन इंटरसेप्ट किया था। ये फोन इंटरसेप्शन नहीं है, ये बातचीत है एक ऑफिसर के बीच में और उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अमित शाह के बीच में। उन्होंने अपनी सारी बातचीत रिकॉर्ड करके CBI के सामने रख दी। साथ में उन्होंने कुछ और बातचीत भी दी है, CBI को दी है, जिससे लगता है, और उन्होंने दावा किया है कि कैसे गुजरात सरकार एनकाउंटर के केसेस को डिरेल करने के लिए, उनमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उनको डिरेल करने के लिए साजिश कर रही थी। हमने ये टेप बहुत ड्यू डिलीजेंस के बाद इसलिए सामने रखे क्योंकि हमें लगता है कि कोई एक ऑफिसर खुद अपने आप को इंक्रिमिनेट करने के लिए टेप नहीं बनाएगा। 267 टेप्स हैं, हर टेप में उसकी खुद की आवाज भी है, और वो खुद कह रहा है कि हाँ मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं फोन सर्वेलेंस कर रहा हूँ, मैं उनके पीछे मैंने पुलिस वालों को लगा रखा है उस महिला। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार के साथ या मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ हम कहें उनकी जिस तरह की अनबन हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बदले की कार्रवाई के तौर पर ये चीज सामने आई है? देखिए, ये सारे सबूत ऐसे हैं, अगर आप स्नोडेन का मामला भी देखिए, ये चीजें अंदर से ही निकलती हैं। ये वो क्लोजेट है जिसकी चाबी या जिसकी जो है लैच जो है वो अंदर से ही खुलती है, तो ये अंदर से ही निकल कर बाहर आया है। अगर ये सोचिए कि इतना ही सामने आया है, ना जाने क्या हो रहा होगा। मैं इसमें 2 सवाल उठाता हूं पब्लिक इंटरेस्ट के। इंटरनेशनली पिछले 6 महीने से एक बहुत बड़ी स्नोडेन की कहानी चल रही है कि कैसे NSA अमेरिका में लोगों के फोन इंटरसेप्ट करता है, उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डेटा इकट्ठा करता है। वहां पे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। यहां पर ना नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था, ना पॉलिटिकल स्पाइंग का मुद्दा था, ना किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। वो लड़की कहां जा रही है, किससे मिल रही है, रात में उसके बेडरूम में कौन है, वो फ्लाइट कौन सी ले रही है, वो किसके साथ कॉफी पी रही है, किसके साथ लंच कर रही है, किसके साथ डिनर कर रही है, उसके साथ कौन मिलने आ रहा, भाभी के साथ भी गई तो कहां गई है। लेकिन इसमें पब्लिक इंटरेस्ट, आपके जवाब में एक सवाल और पीछे पा है कि जब इतने बड़े स्टेक्स नहीं थे, ऐसा कोई पॉलिटिकल गेम भी नहीं था, अपने को कहीं किसी क्राइम केस में बचाने की भी कोई कोशिश नहीं थी, उस सब के बावजूद क्यों पूरी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल
इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री करेगा? इसीलिए हम अटकलों में नहीं गए हैं। हमने कहा है कि इसका जवाब अमित शाह को देना चाहिए कि वो किस साहब के लिए कर रहे थे। बार बार टेप्स में ये बात आती है कि साहब जानना चाहते हैं, साहब परेशान है, साहब ने अभी फोन किया कि क्या हुआ लड़की के बारे में। ये अमित शाह पिछले 5 दिनों से कहां है? उन्हें बताना चाहिए कि देखिए ये फोन ऑथराइजेशन की चिट्ठी है, ये सेक्रेटरी का दस्तखत है, सब कुछ ऑथराइजेशन में हुआ है और ये पब्लिक इंटरेस्ट की कॉज थी। दिखा दे सारे कागज, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के पास सारे कागज हैं, क्यों नहीं कोई कागज दिखा रहा है? जी राणा बनर्जी जी, आपने बहुत नजदीकी के साथ जो है सरकार के साथ काम किया और आप जानते हैं कि सरकार की फंक्शनिंग का काम करने का तरीका क्या होता है। 3 महत्वपूर्ण एजेंसियां, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्राइम ब्रांच और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तक इस्तेमाल किया गया है सरकार ने। एक लड़की, मतलब अगर इसको हिंदी में हम कहें तो एक मासूम सी अदना सी बच्ची के लिए या लड़की के लिए 30 साल की, जिससे किसी को कोई खास इतना बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा था, कोई स्टेट की सुरक्षा का मुद्दा नहीं था, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया। ये प्रश्न चिन्ह तो उठता है और मैंने गुलेल.com में ये खैतान साहब की लिखी हुई स्टोरी पढ़ी भी है। इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो कानून के मुद्दे हैं वो ये हैं कि ये जो क्षमता है इंटरसेप्शन की, ये सेक्शन 5(2) इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत होती है और इसमें पब्लिक सिक्योरिटी या पब्लिक या नेशनल इश्यूज, पब्लिक इंटरेस्ट की इश्यूज के लिए ही इस क्षमता को इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक सीमित क्षमता है। ये 2 महीने तक लिखित ऑर्डर के आधार पर ये दिया जा सकता है और सिर्फ होम सेक्रेटरी जो है राज्य का और या सेंटर में होम सेक्रेटरी, वही ये ऑर्डर दे सकता है। किन लोगों को ये क्षमता दी जा सकती है ये निर्भर करता है कि उस स्टेट पे कहां तक डेलीगेट की जाती है और उसका उद्देश्य क्या क्या हो सकता है, ये भी कहीं उद्देश्य तो बड़ा साफ है कि ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो आमतौर पे जो हम लोगों की जो अभिज्ञता होती है उसमें ये जैसे आतंकवाद से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं उसमें राज्य की क्षमता या स्टेट की क्षमता के लिए ये जरूर आवश्यक हो जाता है। और इससे फायदे भी बहुत होते हैं। क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, हालांकि वो बेटी भी 30 साल से ज्यादा उम्र की है और खुद एक प्रोफेशनल है, ज्यादा चिंतित है और मुख्यमंत्री अगर उनके दोस्त हैं और ये बात उन तक पहुंचती है तो एक हमदर्दी के तहत या उस दोस्त की दोस्ती निभाने के लिए अगर मुख्यमंत्री ने ये कोई काम किया है, अगर उनके दफ्तर ने ये काम किया है, तो क्या वाकई इसको अवैध माना जाए? मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि देखिए पब्लिक इंटरेस्ट की परिभाषा क्या है, ये परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और इस परिभाषा को करने के लिए इसमें मुद्दा दूसरा फोकस ये आ जाता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है या जो ब्यूरोक्रेट है या सिविल सर्वेंट है और जो पुलिस अफसर है उसको भी इस चीज को देखना चाहिए अपने कॉन्शियस को टटोल के कि वाकई क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में मैं कर रहा हूँ, लिखित ऑर्डर है कि नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे सर्विसेज में धीरे धीरे खत्म होती गई हैं। तो यानी आपको लग रहा है कि किसी भी निजी उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? नहीं कर सकते। यानी कि ये चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है, पोस्ट है, उसका भी गलत इस्तेमाल हुआ, पूरे दफ्तर का गलत इस्तेमाल हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं? अब पूरे सारे केस के सारे फैक्ट्स के से मैं अवगत नहीं हूं, लेकिन अगर पूरा जैसा कि नजर आ रहा है अभी, हाँ जैसा कि नजर, क्या ये पूरा जो वाकया है, ये पूरी जो घटना है, क्या आपको हैरान करती है या हमारे सामने ऐसी कोई पहले की घटना है जब इतने बड़े स्तर पर एक छोटा उद्देश्य हासिल करने के लिए हैरान मशीनरी का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी के ही राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। विभिन्न राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां हुई है। शाह कमीशन के टाइम में भी इस तरह की चीजें नजर में आई थी। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक पार्टी या किसी एक मुख्यमंत्री को इसमें हम दोषी कर सकते हैं। जो मुद्दा ज्यादा जरूरी है उसमें यह है कि जो ब्यूरोक्रेट है या जो पुलिस अफसर है उसको राजनीतिज्ञ को ना कहने की क्षमता होनी चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या सिविल सर्विसेज की रूल्स में ये क्षमता उसको दी गई है, लेकिन आजकल को इस्तेमाल नहीं करता। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी जो अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं, क्या उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर ये सब कुछ सही साबित होता है जिस तरह की हमारे सामने खबरें आ रही? मैं जानूंगी आपसे, लेकिन प्रदीप सौरभ जी मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। कुछ लोग या बीजेपी के हम कहें, खासकर उनके हमदर्द या उनकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसकी टाइमिंग को देखा जाए और जितना पुराना ये पूरा मामला है, कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश मालूम होता है। देखिए टाइमिंग कुछ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें जो दबी रह जाती हैं और उसके वो निकल के आती हैं और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं देखनी चाहिए। 1-2 रिकॉर्डिंग का सवाल नहीं है, 267 रिकॉर्डिंग है। भावनगर का जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है प्रदीप जैन, उसकी भी रिकॉर्डिंग का मामला है, इसी से जुड़ा हुआ मामला, और सिंगड़ा ने ही उसको भी स्वीकार किया है। ये इसमें टाइमिंग नहीं है, चूंकि टाइमिंग बीजेपी को सूट नहीं कर रही है, चूंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, इसलिए सीधे तौर पर वो साहिब
साहिब कोट इन कोट साहिब जो शब्द आ रहा है में, और जो अब जग जाहिर भी हो गया कि वो नरेंद्र मोदी हैं। और ये चूंकि मैं गुजरात रहा हूँ और उस दौरान रहा हूँ गुजरात, जब गुजरात के अंदर दंगे हो रहे, तो एक लंबे समय मैंने वहां पर गुजरात के अंदर गुजारा। तो ये जो इससे भी बड़ी घटनाएं हैं जिनका अभी खुलासा होना बाकी है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी सी लगती हैं। और यही स्पाइंग नहीं, मैंने वहां के होम मिनिस्टर को, उस समय जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह से पहले दंगों के दौरान गोवर्धन झड़पिया, उनको दंगाइयों को स्कॉट करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जो स्पाइंग का मामला है ये छोटा है, लेकिन जो आप सवाल उठा रही थी कि ये क्या उनके दोस्त हैं वो करना है, लेकिन कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व करके, आखिर वजह क्या थी कि अगर कोई दोस्त भी है चीफ मिनिस्टर का तो थाने को कह सकता था, एक एसएचओ के लेवल पे काम हो सकता था, लेकिन इतनी तरह की एजेंसीज को इन्वॉल्व करना, ये यानी आपको लग रहा है कि ये बहुत मासूम मासूम सी चीज नहीं है, जैसे हमें नजर आ रहा है कि वाकई एक दोस्त की बेटी की सुरक्षा का मामला था और मुख्यमंत्री भावुक हो गए या उनका दफ्तर उन्होंने इस तरह इस्तेमाल कर लिया, ये बहुत इनोसेंट सी कोई बात नजर नहीं आती। आपको लगता है शायद ये इससे कोई बड़ी बात है? नहीं, निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है। और क्या कहते हैं इसमें कोई यानी उद्देश्य आपको बड़ा नजर आता है? उद्देश्य भी बड़ा नजर आता है। और दूसरी चीज मुझे समझ आता है जो कि ये संविधान प्रदत्त है कि ये निजी स्वतंत्रता पर हमला भी है, इस बारे में बात इसलिए करेंगे ये छोटी चीज नहीं है। और इसकी ये जैसे कि अमित शाह इसके अंदर पार्टी है, सिंगला की आवाज है, सिंगला ने टेप किया है। सिंगला कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो आईपीएस ऑफिसर है। इशरत जहां मामले में वो जेल हो आए हैं, अब वो क्या कहते हैं कि वो इन सारी चीजों को खुलासा कर रहे हैं, चूंकि सरकार उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। जो जिस तरीके, और चूंकि अमित शाह का उत्थान और क्या कहते हैं उनके, जब वो कारपोरेशन मेंबर थे वो भी इलेक्शन मैंने उनका देखा, जब वो विधायक बने वो भी इलेक्शन मैंने देखा, और जिस तरीके से उनकी मोडस ऑपरेंडी रही है वो निश्चित रूप से संदेह के घेरे में है और उसकी जांच बड़े स्तर पर और पहले भी देखा गया है कई मौकों पर जिस तरह से उनके काम करने का तरीका है। प्रोफेसर चिनॉय, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आशीष, जल्दी से अपनी बात कहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लड़की के पिता ने स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी लड़की की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, क्योंकि वो रात को देर सवेर रात में अपनी मां को देखने अस्पताल जाती थी। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि उसकी जरा देखरेख करिए। वहां पर कहीं ये नहीं कहा गया कि उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा था, वहां ये नहीं कहा गया कि उसको कोई डरा या धमका रहा था। लेकिन अब बीजेपी ये बोल रही है कि उसको एक बहुत कोई बड़ा अफसर डराव धमका रहा था। नहीं, एक चीज और है और मिसमैच है। ऐड करना चाहूंगा कि अगर वो ये दोस्ती है तो पहले तो दोस्ती स्टेब्लिश होनी चाहिए कि किस स्तर की दोस्ती है। और ये संभव इसके अंदर ये भी एक शक संभव है कि वो उसके पिता को अब डराया धमकाया जाए। और दूसरी बात, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, देखो कहीं वो बच के निकल ना जाए। देखो वो फ्लाइट से पहले बेंगलोर जा रही है, फिर मुंबई जा रही है, वो हमें झांसा देके जा रही है। देखो कि वो एयरपोर्ट में अपने फोन से फोन नहीं करेगी, पीसीओ से फोन करेगी, तो पीसीओ के लेकिन आशीष, क्या आप ये पता लगा पाए हैं कि आखिर ये महिला इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि इस मशीनरी का इस्तेमाल इसके एलिगेशंस प्रदीप शर्मा ने अपनी एक रिट पिटीशन में 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे। वो रिट पिटीशन पब्लिक डोमेन में है, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। उसमें प्रदीप शर्मा ने पूरा ब्यौरा दे रखा है कि इस महिला के और मुख्यमंत्री के बीच में ऐसा क्या था जो प्रदीप शर्मा जानते थे और जिसकी वजह से प्रदीप शर्मा के खिलाफ बोगस केसेस और इसके बारे में सब कुछ इतना कुछ जानना जरूरी था कि वो जिम जाती थी, अस्पताल जाती थी या फ्लाइट लेती थी। कमल मित्र चिनॉय, प्रोफेसर चिनॉय, ये बताइए कि क्या आपको इन 2 बातों में से सबसे ज्यादा हैरान या परेशान क्या चीज करती है कि एक छोटे मकसद के लिए, जो अभी तक एक छोटा नजर आ रहा है मकसद, उसके लिए पूरी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। अगर वो सब कुछ जो हम कह रहे हैं अगर वो फाइनली सही साबित होता है, ये ज्यादा परेशान करती है बात, या फिर किस तरह से कि एक जो नागरिक है, एक आजाद नागरिक, उसकी प्राइवेसी पे हमला हुआ है? दोनों में से किस चीज को आप ज्यादा गंभीर मानेंगे? देखिए, जैसे कहा गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में भी 2-2 महीने का इजाज़त मिलता है। ये पता नहीं कितने देर से टैपिंग हो रही थी, और उसके बावजूद जब वो मुंबई गई तो उसी हवाई जहाज में एक सिपाही बैठा हुआ था। अब मुंबई में तो कोई खतरा नहीं था, तो उसको फिर उसका पीछा ऐसे क्यों किया? तो ये सिर्फ प्रिवेसी का उल्लंघन नहीं है, मगर जो हमारे कानून है उसका भी उल्लंघन है। और ये एक आदमी कर रहा है जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और इस तरह, अच्छा ये कि उसकी परिवार नरेंद्र मोदी के दोस्त थे, तो जो गुजरात में बहुत सारे परिवार हैं जो बाकी लोग थे जिनको अपने बेटी के बारे में या माँ के बारे में चिंता थी, क्या वो सबको सिक्योरिटी देता?
लेकिन इसमें आपको कोई राजनीति नजर नहीं आ रही। जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि जिस टाइमिंग पे जिस वक्त पे खासकर इस सीडी को बाहर लाया गया है, 4 साल पुराना मामला है, उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट चूंकि यही है, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रही हूं। इसके अलावा बहुत कुछ इतना कॉन्क्रीट वो कह नहीं पाए हैं एक पार्टी के तौर पर। क्या आपको लगता है वाकई कोई ना कोई एक साजिश भी नजर आ रही है? उन्होंने धर्म को उठाला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पुराने दोस्त हैं हमारे मोदी जी के, और इसीलिए ये कर्तव्य होता है मुख्यमंत्री का कि वो इस महिला का रक्षा करे। नंबर एक तो रक्षा तो केवल गुजरात में नहीं हो रही है, तो इसका पीछा किया जा रहा है। तो सिर्फ प्राइवेसी नहीं, हैरेसमेंट भी हो रहा है। और जो स्टेट रिसोर्सेज हैं, पुलिस इत्यादि के, टैपिंग के, वो सब गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। टेररिस्ट के साथ यदि ये किया जाए और टेलीग्राफिक एक्ट उल्लंघन किया जाए तो वो भी बड़ी बात है, मगर ये तो और भी बड़ी बात है। और ये राजनाथ सिंह को कहना कि भाई वो लड़की है और उसको मदद चाहिए, ये तो क्या उस लड़की ने कभी बयान दिया कि मुझे मदद चाहिए? और ये टाइमिंग का क्या बात है? टाइमिंग जब आपको सबूत मिलते हैं तो आप करते हैं। जी, इसके अलावा बीजेपी की क्या टाइमिंग थी जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा? कोई टाइमिंग थी? जी प्रोफेसर चुना, इसके अलावा क्या वाकई राज्य में जो सिविल लिबर्टीज की इस टाइम जो हालत है, क्या कहा यह भी जा रहा है कि उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि जब एक लड़की इतनी वल्नरेबल हो सकती है तो वाकई वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिनको शायद मुख्यमंत्री बहुत पसंद नहीं करते होंगे, उनका भी बहुत जोरदार सर्विलेंस चल रहा होगा। क्या ये हम ये माने कि हर आदमी कहीं ना कहीं एक प्रिज्म जो है उसके आगे पीछे घूम रहा है? मुझे जो मैंने देखा है गुजरात में, मैं 2002 में गया था, 1999 में गया जब ईसाइयों पे हमले हुए। वो पुलिस स्टेट है, वो ऐसे स्टेट है जहाँ कहा जाता है कि प्रोहिबिशन है, मगर हर जगह आपको यदि आपके कॉन्टैक्ट्स हो दारू मिल सकती है। तो ये एक पुलिस स्टेट है, करप्ट स्टेट है, फॉल्स इनकाउंटर्स वाली स्टेट है। तो इनके लिए तो ये बहुत छोटी बात है कि उन्होंने लोगों को तो आर पार कर दिया, खत्म कर लिया। तो लॉलेस स्टेट में तो ये हो गई। जी फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन अधिकारियों पर जो इस पूरे काम में लिप्त रहे, क्या इस बात के लिए माफी दी जाए कि वो मुख्यमंत्री के आदेश पर ऐसा कर रहे थे और उनके अंडर काम करते हैं, या फिर उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और वाकई ये जो बुनियादी सवाल उठ रहा है कि एक राज्य जो है यानी कि सरकार जो है वो एक नागरिक की निजता के अधिकार में कहां तक दखल दे सकता है। ब्रेक के बाद जहाँ देश देशांतर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक राज्य जो है वो, या फिर सरकार जिसे कहें, वो किस तरह से जो निजता का अधिकार है एक नागरिक का, उसमें किस हद तक दखल दे सकता है, कानून इसकी किस हद तक इजाजत देता है या नहीं देता है, और किस तरह से जो पूरी स्टेट मशीनरी है उसका इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों से हो सकता है। खासकर गुजरात के मामले में आपने देखा होगा जो खबर अभी फिलहाल आई है, एक पर्दाफाश हुआ है एक वेबसाइट के जरिए जिसमें एक महिला की निजता के अधिकार का हनन हुआ है। राणा बैनर्जी, ये बताइए कि फिलहाल हम तो ये तो बात कर रहे हैं कि किस तरह से पूरी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, कहीं ना कहीं ये पुअर लाइट में मुख्यमंत्री को तो शो करता ही है, लेकिन जो अधिकारी इसमें लिप्त रहे इस पूरी कार्रवाई में, और जितने दिनों तक जितने अधिकारी लिप्त रहे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या ये कोई बचाव है कि जब मुख्यमंत्री कहेंगे या उनका दफ्तर कहेगा तो उनको तो उसको फॉलो करना है? नहीं, कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो कोई अधिकारी कानून का सहारा लेता है तो वो ना कह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की ट्रेडिशन बन गई है, खासकर सिविल सर्विसेज में दो ग्रुप बन जाते हैं। एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिप्त हो जाता है, दूसरा ग्रुप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिप्त हो जाता है। तो अफसरान जो हैं, जब गवर्नमेंट की बदली होती है तो एक साथ सारे हटा दिए जाते हैं, दूसरे सेट ऑफ ऑफिसर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस ट्रेडिशन को ख़राब करती जा रही हैं, जबकि क्षमता जो है सिविल सर्विस में दी गई है कि भाई आप कोई कानून से खिलाफ है तो आप कह दीजिए साहब ये गलत है। यानी अगर साबित होता है तो ये अधिकारी भी इनको भी सजा हो सकती है। बिल्कुल। आशीष खेतान, ये भी कहा जा रहा है कि सरकारें जो है इस तरह का इस्तेमाल करती ही हैं, सिर्फ उसको बाहर लाने की देर है। मेरे ख्याल से जिस तरह से कहा जा रहा है कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री या फिर केंद्र में भी लोग इस तरह के काम कर रहे होंगे, अपनी मर्जी से स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ गुजरात को ही चुना।
नहीं, हमने गुजरात को नहीं चुना, हमारे पास सबूत गुजरात के मिल गए। जैसे मैंने कहा कि ये वो क्लोजेट है, ये वो कैन ऑफ वर्म्स है जिसका लैच सिर्फ अंदर से खुलता है। यहाँ पर हमें जीएल सिंघल मिल गया, और जीएल सिंघल के खिलाफ क्योंकि कार्रवाई हुई, और जीएल सिंघल ने क्योंकि सीबीआई के सामने बयान दिया कि मुझसे पिछले 7-8 सालों में बहुत सारे गलत काम करवाए गए, इशरत जहां एनकाउंटर में मेरी भागीदारी तक या उसके बाद भी, और मुझे बार बार ये कहा गया कि मुझे बचाया जाएगा, मुख्यमंत्री मुझे बचाएंगे, इसलिए मैंने अपने बचाव के लिए कुछ चीजें रख ली सबूत के तौर पे। अब मुझे नहीं बचाया जा रहा है तो मैंने सीबीआई को सबूत दे दिए। ये अगर और भी हमें सबूत कहीं मिल जाए तो हम उसके बारे में भी स्टोरी करेंगे। आउटलुक ने स्टोरी करी थी 2.5 साल पहले कि कैसे एनटीआरओ का गलत इस्तेमाल किया नीतीश कुमार और बाकी पॉलिटिशियंस का फोन इंटरसेप्ट करने के लिए। जब प्रेस को सबूत मिलते हैं, प्रेस तभी स्टोरी कर सकता है, हम सिर्फ अटकलों पे स्टोरी नहीं कर सकते हैं। हमने पूरी 3000 वर्ड की स्टोरी में एक भी अटकल कहीं नहीं लगाई। हमने ये भी नहीं कहा कि साहब कौन था, ये खुद लड़के के फादर ने कहा कि साहब मुख्यमंत्री है, खुद राजनाथ सिंह ने कहा कि साहब मुख्यमंत्री। दूसरी बड़ी बात यह उठती है कि गुजरात में लगातार ये बात उठती रही है कि वो पुलिस स्टेट है, फासिस्ट स्टेट है, और वहां पे जैसे हरेन पांड्या की हत्या हो जाती है, वहां पर जैसे तमाम इनकाउंटर हो जाते हैं, वहां पर विटनेसेस को डराया और धमकाया जाता है, वहां पे बहुत सारे केसेस एक्विटल में एंड होते हैं, और जब उनका ट्रायल स्टेट के बाहर ले जाया जाता है तभी उसमें इंसाफ होता है। तो ये आज एक सवाल उठता है कि ऐसे और कितने लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे ही सर्विलेंस रखी गई, या और इस सर्विलेंस का आखिर इस्तेमाल कैसे होता था। प्रदीप सौरभ, ये बताइए कि क्या वाकई भारत में जो निजता का अधिकार है, जो प्राइवेसी का राइट है, उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता? इस पर सजा भी कोई ऐसी नहीं है कि सरकारों को या फिर दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा डर लगे? देखिए, इसमें ये निजता के अधिकार क्या, यहाँ जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ही कहीं पर भी कोई उसकी किसी भी सुरक्षा नहीं है। अगर आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो 20-20 साल 30-30 साल लड़ते ही रहते हैं। लेकिन जो पूरी बहस चल रही है उसमें मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये जिस लड़की की सुरक्षा के लिए इतना तामझाम, तीन एजेंसी लगाई गई थी, अगर नरेंद्र मोदी के शब्दों को अगर हम कोट करें, और जब दिल्ली में दामिनी वाला बलात्कार कांड हुआ था तो उस समय नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि गुजरात के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर स्त्रियां रात को घूमती हैं, रात भर गरबा में वो नृत्य करती हैं, वो सुरक्षित हैं। ऐसा क्या हो गया उस गुजरात के अंदर कि एक लड़की के लिए की 3 एजेंसियां लगानी पड़ी इतने बड़े स्तर पर? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी कोई नहीं पता है कि उसकी सुरक्षा हो रही है। प्रोफेसर चिनॉय, आखिरी सवाल आपसे, क्या वाकई ये पूरी जो घटना है हमें इस तरफ भी इशारा करती है कि हम इस बात को फिर से देखें, फिर से रिव्यू करें कि अपनी सरकारों को हम कितना अधिकार देते हैं कि नागरिकों की जो प्राइवेसी है वो किस हद तक दखल दे सकते हैं? हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ सुधार लाएं और सर्वोच्च न्यायालय से और न्यायालय से कहें कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इस तरह से नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक दल को कहें कि यदि उनके शामिल उनका कोई नेता है या कोई कार्यकर्ता है जो इस चीज को बढ़ावा देता है कि उसको एक्सपेल किया जाए। जब तक ये सफाया नहीं होगा ये होता रहेगा। जी, प्रोफेसर चिनॉय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। राणा बैनर्जी, आशीष खेतान और प्रदीप सौरभ जी, तो साफ तौर पर कई गंभीर सवाल इस पूरी घटना के बाद उठ रहे हैं। न सिर्फ ये सवाल कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री के कार्यालय से पूरी स्टेट मशीनरी को 3 बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इस्तेमाल करके एक महिला की जासूसी की गई, अगर सब कुछ सही साबित होता है तब की बात है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल जो है वो आम नागरिकों की प्राइवेसी, निजता के अधिकार को लेकर भी है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।